ओके, तो देखिए केमिस्ट्री जो है ना, एस्टन का पार्ट 1 का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का हम जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं ना, इसको आप लोग देखिए थोड़ा सा। जो एटम्स मॉलिक्यूल चैप्टर है, इनका हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं पहला पार्ट का। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमको दे रखा क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग सबमिट किए हैं। ठीक है, तो देखिए जो आप लोग ने सेंड करा है क्वेश्चन है ना, जो बच्चे सबका रिक्वेस्ट है कि जिसका आंसर चाहिए, तो उनका हम क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। तो पहला पांचवा क्वेश्चन है, हम एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, आप लोग देखिएगा। Which postulates of Dalton atomic theory is the result of law of conservation of mass given by Lavoisier? ठीक है, तो देखिए लेविचियर ने क्या दिया था डेफिनेशन में। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या कहा इसने कि इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मास नॉट चेंजेस। इट मींस क्या कि इन द केमिकल कॉम्बिनेशन अगर ए और बी मिलके कुछ बना रहा है सी, तो इनका जो मास होगा ना, दोनों का सेम होगा। मास ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मास ऑफ सी, मतलब मास ऑफ ए प्लस बी जो होगा, ये मास होगा किसके बराबर है, सी के बराबर होगा। ये किसने कहा था, लेविजियर ने कहा था। लेकिन पता है कि डाल्टन ने जो बताया था कौन सा थ्योरी इससे मैच कर रहा है। तो डाल्टन के बारे में आपको पता हो, इसने कहा था कि एटम्स आर नादर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जितने एटम इधर है उतने एटम इधर भी होंगे। इसका मतलब जितना मास इधर उतना मास इधर। तो डाल्टन का यही पोस्टुलेट है। ठीक है, और जो है एटम्स के बारे में कि atoms are neither created nor destroyed। ठीक है, तो ये जो है ना ही एटम बनाया जा सकता है, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो दिस वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। इससे ये पता चलता है कि दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करता है। ठीक है, तो ये डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी है, जो एटॉमिक पोस्टुलेट्स है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को वेरीफाई करता है। ठीक है, और ये इसका ट्रू भी था। ठीक है, ओके। क्योंकि देखिए इसने कुछ जो दिए थे ना पोस्टुलेट, उसमें कुछ मिस्टेक भी था ना, उसमें कुछ गलती भी था, तो वो हमने बाद में देखा था क्या क्या गलती है इसका, है ना, पोस्टुलेट में। लेकिन ये सही है इसका। ठीक है, और ये से मैच भी करता है। तो आगे हम क्वेश्चन लेते हैं इसको। ओके, 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखा, देखिए हम रीड करें क्वेश्चन को। Which part of the Dalton's atomic theory came from the law of constant proportions given by Proust? देखिए, जो एक्चुअली जोसेफ प्रूस्ट ने आपको एक होता है, इसने क्या दिया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। ठीक है, मतलब किसी भी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है वो आपको वीडियो में बता चुके हैं पहले, पिछले वीडियो में देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, तो पूछा गया कि ये जो लॉ दिया था जोसेफ प्रूस्ट, इससे कौन सा मैच कर रहा है, डाल्टन्स का जो एटॉमिक थ्योरी दिया गया था उसमें वो कौन सा मैच कर रहा है ना। तो मैच कर रहा है क्या, देखिए इसने क्या कहा था, जॉर्ज डाल्टन स्टेट दैट कि द नंबर ऑफ atom and the kind, the number of atom and the kind of atom are fixed। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड की हम बात करें तो उसमें नंबर और जो एटम होगा और काइंड ऑफ एटम ये फिक्स होगा। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड की हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे नंबर एंड, ठीक है, एटम्स और टाइप्स ऑफ एटम या काइंड ऑफ एटम ये फिक्स होगा। एग्जांपल के तौर पे बात करें तो यहाँ पे CaCO3 की बात कर लेते हैं। इसमें कितने एटम्स है, एक कैल्शियम का है, एक कार्बन का है, एक ऑक्सीजन का है, 3 एटम्स है टोटल मिला के। और तीनों का जो है, ठीक है, नंबर, कैल्शियम का 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 3, ये भी फिक्स है ना। तो मतलब एक रेशियो 3 में मिलकर बना हुआ है, मतलब एक कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन मिलकर बना हुआ ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो यही बताया था डाल्टन ने कि जो नंबर ऑफ एटम होगा एंड काइंड ऑफ एटम फिक्स इन अ कंपाउंड, ये कह सकते हैं इन अ गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो ये बात जो है दैट्स वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई करता है, ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, ये बात है कि जो किसी भी कंपाउंड की बात करें उसका जो मास देखिएगा रेशियो में तो फिक्स रहेगा। मतलब जो वाटर की हम बात बताएं, वाटर का जो मास होगा ये 1:8 में होगा, ठीक है, कहीं का वाटर लीजिए, ठीक है, तो ये फिक्स होता है। तो ये बात लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कहा गया है और ये बात जॉन डॉल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में कहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए, व्हिच एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर सजेस्ट दैट all matter is composed of very small particle, what name was given by him to these particles। मतलब क्या हुआ कि ऐसा कौन एंशिएंट इंडियन जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, फिलोसोफर थे, जिसने बताया कि जो एटम है ना, जो क्या कहता, ओके, मैटर जो है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ, ठीक है। तो इसका नाम क्या था, ठीक है, इस पार्टिकल का नाम उसने क्या दिया था, ठीक है, देखिए, आपको पता होगा इससे पहले एक इंडियन फिलोसोफर थे जिसका नाम था महर्षि कणाद, ठीक है, महर्षि कणाद, that was Indian philosopher, ठीक है। He told us about that matter is matter very small particle that is called परमाणु, इसको हिंदी में परमाणु कहा था, ठीक है। तो महर्षि कणाद जो था ना, इसने सजेस्ट करा था, ठीक है, कि मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। तो वेरी स्मॉल पार्टिकल, इस पार्टिकल को उसने कहा परमाणु, ठीक है, परमाणु हिंदी में बोलते हैं परमाणु, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये परमाणु से बना हुआ, ठीक है, क्योंकि इंडियन थे इसलिए इसने हिंदी में इसका नाम परमाणु रखा, बाद में इसका नाम हो गया एटम, ठीक है। और मोलिक्यूल्स एटम से जो मिलके बनेंगे वो है मोलिक्यूल्स, उसको हिंदी में बोलते हैं अणु, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है ना। महर्षि कणाद ने बताया था मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल दैट इज परमाणु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, ओके, 11 है, देख लो क्या है क्वेश्चन, ओके। व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर्स क्या होता है, जैसे मतलब सेल होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ किसी भी बॉडी का, है ना, स्ट्रक्चर, उस टाइप से एटम जो होता है बिल्डिंग ब्लॉक होता है मैटर का, है ना। तो एटम इज कह सकते हो एटम इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, किसी भी मैटर को बनाने में एटम का हाथ होता है, मतलब एटम से मिलकर वो बनता है, जैसे ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग थिंग जो बनता है किससे बनता है, सेल से बनता है, उसी टाइप से जो सब्सटेंस होता है ना वो बनता है एटम से, मतलब कोई भी मैटर होता है, इवन सेल भी बनता है एटम से, है ना, सेल भी तो एटम में, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ओके, राइट द रिलेशन बिटवीन द नैनोमीटर एंड मीटर, ओके। तो नैनोमीटर और मीटर तो नहीं पता, ये 14, ये कितना क्वेश्चन नंबर था, 11, ओके। 14 में तो नैनोमीटर में और मीटर में, एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन नैनोमीटर एंड मीटर, है ना, ये याद रखना, ये जरूरी काम है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ओके। ठीक, 19 नंबर देखते, देखिए 19 में क्या सवाल दे रखा, ओके। तो हम रीड करें सवाल, डिफाइन मोलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, ओके, एक मिनट, सॉरी, अच्छा 19, ओके। व्हाट इज द मीन बाय सेइंग दैट मोलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32, ओके। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 19 में क्वेश्चन देखिए हम रीड कर रहे हैं, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट मोलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32, तो ऑक्सीजन का मोलिक्यूलर मास, मोलिकुलर मास जो है ये कितना 32 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए समझिए इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर मास है ना, ये कार्बन के C12 एटम के 1/12 पार्ट से 32 टाइम्स ज्यादा है। अब समझिए क्या कह दिए हम, है ना, देखिए इसका मतलब क्या हुआ,
कि मोलिकुलर मास भी क्या होता है, रिलेटिव मास होता है, ये बात आपको पता है, सबको पता होगा, इट्स रिलेटिव मास। और रिलेटिव मास होता है इसे किस, अच्छा इसको किससे कंपेयर किया गया, C12 एटम से। C12 एटम का मास 12 यूनिट लेते हैं, तो 1 निकालने के लिए इसके 12 से डिवाइड करेंगे, मतलब क्या हुआ, C12 एटम के 12 यूनिट्स है ना, मतलब 12 पार्ट से ये 32 टाइम्स ज्यादा है। तो हम ये कहेंगे कि मोलिकुलर मास of O2 is 32, means it is 32 times heavier than the 1/12 part of C12 एटम, ठीक है। तो 1/12 पार्ट जो है ज्यादा है, मतलब C12 एटम के 1/12 से 32 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन के मास। तो ये कहना मतलब ऑक्सीजन का जो मास होगा, कार्बन का जो मास होगा, ठीक है, कार्बन के मास को 112 से 32 टाइम ज्यादा है किसका, ऑक्सीजन का मास, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास। ये ऑक्सीजन एटम नहीं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, मतलब दो ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो गया, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना हुआ, इट इज O2 नॉट ऑक्सीजन एटम। ओके, तो आई होप ये बात समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। 23 में देखिए क्या क्वेश्चन, okay, so Dalton's atomic theory says that atoms are individual. Is this statement still valid? Give reason for your answer. No. ठीक है, आपको इससे पहले ही पढ़ा चुके कि डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी जो था, एटम्स आर इंडिविजुअल, मतलब एटम्स ब्रेक नहीं हो सकता, ये कंप्लीटली बाद में रॉन्ग हो गया था। क्यों रॉन्ग हुआ था, बाद में एटम्स को तोड़ा गया था, किस पे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ना तोड़ा गया है, तो एटम तो टूट गया, और डाल्टन ने कहा एटम नहीं टूटेगा, उसका गलत हो गया था कहना, है ना। तो ये क्या हो गया कि हम कह सकते हैं कि डाल्टन से atoms are individual, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। तो ये स्टेटमेंट का ट्रू नहीं था, रीजन क्या, क्योंकि बिकॉज एटम्स आर ब्रेक डाउन अंडर सम सर्कमस्टांसेस, ठीक है। कुछ परिस्थिति में इसको तोड़ा जाता है, और इसमें किसमें तोड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, इन इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन and neutrons. Therefore, Dalton said that atoms are individual. That is not true. It means that is false statement. और ये बाद में इसका wrong भी हुआ था, हमने इसके बारे में लिखाया भी था कि एटम के बारे में ये इसका जो क्या कहते हैं, क्या क्या इसका wrong था, ठीक है, क्या क्या इसमें मिस्टेक था, इसके ड्रॉबैक थे, है ना, इसका थ्योरी का, तो वो हमने लिखाया था। तो आई थिंक आपने वीडियो देखा होगा, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको लिखाया था। एटम्स आर, ये हो जाएगा आपको ब्रोकन डाउन, ब्रोकन डाउन है ना, तो ये टूटा टूटा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, ठीक, देख लेते 24 में क्या, इज इट पॉसिबल टू सी एटम्स दिस डेज, एक्सप्लेन योर आंसर। ओके, तो क्या हम एटम्स को देख सकते हैं दिस डेज, यस, एटम्स कैन बी सीन बाय व्हिच, एसटीएम, एसटीएम का आप लोग पता फुल फॉर्म, स्कैनिंग टूलिंग मशीन, पता है, ठीक है, हाँ, या स्कैनिंग टूलिंग माइक्रोस्कोप आप लोग के बुक में भी होगा, देख सकते हैं, इसका फिगर है ना। तो एटम्स कैन बी सीन बाय दिस माइक्रोस्कोप, टूलिंग माइक्रोस्कोप, तो एटम कैन बी सीन बाय दिस
ये जो है बहुत ही हाई मतलब मैग्नीफाइड इमेज बनाता है एटम्स का, जिसकी वजह से हम इसको देख पाते हैं, ठीक है। दैट इज एसटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे। 25। व्हाट इज मीन्ड बाय सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ओके, तो किसी भी, ठीक है, एलिमेंट के सिंबल से क्या हम समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी भी एलिमेंट के सिंबल की हम बात करें तो उससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। सिंबल का मतलब आपको पता क्या होता है, जैसे मान लीजिए ओ कह दिए, ओ से क्या समझते हैं यार आप लोग, पता सिग्निफिकेंट ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, या एटम। तो किसी भी एटम के सिंबल्स आप क्या समझेंगे, ठीक है, इसका मास समझ सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस, इट्स डिफाइन या इट्स मॉडिफाइड, तो फिर इट डिनोट अ यूनिक एलिमेंट, ठीक है। तो कह सकते हैं किसी यूनिक एलिमेंट को डिनोट करता है। यूनिक एलिमेंट मतलब हम ओ कह दिए, ओ का मतलब कार्बन तो नहीं समझेंगे ना, ऑक्सीजन नहीं समझेंगे, है ना। तो एक यूनिक एलिमेंट को डिनोट करता है, ठीक है। दूसरी बात इसमें हम कह सकते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली जो होता है, ठीक है, इसके जो लेटिन नेम होते हैं उसको भी ये डिनोट करते हैं। जैसे Na की बात बोले तो ये Na सोडियम का मतलब होता है, ये नाइट्रियम इसके लेटिन नेम को डिनोट करता है, ठीक है। ओके, और आपको पता है ये सिंबल का जो डिस्कवर किया था सबसे पहले किसने करा था, उस बाद में जो मॉडर्न सिंबल है वो किसने दिया था। मॉडर्न सिंबल जे बर्जिलियस है ना, नाम का साइंटिस्ट था जे बर्जिलियस, उसके बारे में पता होगा। तो इसने दिया था इस मॉडर्न सिंबल को, ठीक है। इसमें एक फर्स्ट लेटर होता है, एक उसमें कोई एक इंपॉर्टेंट लेटर होता है जो यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यही इसका आंसर है, ठीक है, ठीक है। तो सिंबल जो होता है ना, तो 27 में क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। 27 देखिए, गिव द नेम एंड सिंबल ऑफ 5 familiar substances that you think that are elements। ये 5 आपके आसपास में कोई एलिमेंट है जो आपको जानते हैं, आप जिसको जानते हैं ना, उस एलिमेंट का नाम बताइए, उसका सिंबल बताइए। जैसे आप लोग क्या जानते हैं, आयरन को जानते हैं, है ना, तो आयरन हो गया आपकी उसका सिंबल। उसके बाद गोल्ड को जानते हैं आप लोग, गोल्ड हो गया AU। सिल्वर को जानते हैं, ये हो गया AG, ठीक है। कार्बन को जानते हैं CO, सॉरी कार्बन का C होता है। कॉपर, कॉपर का CU हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन को O हो गया, ठीक। इस टाइप से आप समझ सकते हैं इसको। ये सारे जो है एटम है और ये सारे इसका सिंबल है और ये सारे एलिमेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन 34 में समझिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन 2n एंड N2, है ना। देखिए 2n में और N2 में क्या डिफरेंस है ये आपको समझना है, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको इससे पहले ही बता चुके हैं थोड़ी पार्ट में, अभी भी देख लीजिए बता रहे हैं, ठीक है। 2n का मतलब होता है दो फ्री एटम है, दो फ्री एटम कहीं पे है ना, इट मींस 2 फ्री एटम्स, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। और N2 का मतलब होता है ये आपको 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये केमिकल रिएक्टिव नहीं है, ये केमिकल रिएक्ट नहीं किया है ना, दे आर नॉट केमिकल रिएक्टिव। ये आपस में केमिकल रिएक्ट नहीं किया, ठीक है, और ये आपस में केमिकल रिएक्ट किया। These are chemically reactive या बॉन्डेड कह सकते हैं। ये केमिकली रिएक्टेड या बॉन्डेड नहीं है ना, ये केमिकली बॉन्डेड नहीं है। ये आपस में बॉन्ड नहीं बना है, रिएक्शन नहीं किए, ये आपस में रिएक्शन कर लिए, है ना। तो ये दोनों में ये डिफरेंस होता है, आप समझ सकते हैं दोनों में क्या मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। और इनको आप ध्यान में रख सकते हैं, ये मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में 36 में क्या कह रहा है, ठीक है।
what do what do the symbol H2S and O4? H2S and O4 mean in the formula H2SO4। मतलब H2SO4 में H2S और O4 का क्या मतलब है? इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है ना, सल्फर के 1 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम प्रेजेंट है। ठीक है, हम ये कह देंगे इसमें इस फॉर्मूला इट हैज 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन H2 का मतलब क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन का एटम। तो उसके बाद सल्फर का मतलब 1 सल्फर एटम, और वही O4 का मतलब क्या हुआ? 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। इसका मतलब देखिए एक और बात, H2 का मतलब 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है ना, 2 एटम्स हाइड्रोजन, ये आपस में रिएक्टेड है ना, केमिकली बॉन्डेड है, मतलब आपस में सारे बॉन्डेड है ना, ये मतलब हुआ। ठीक है, तो मतलब क्या वो ये अभी रिएक्टेड है ना, एक दूसरे से सब ये रिएक्शन किए हुए हैं H2SO4 में, ये अलग अलग नहीं है ना। तो H2SO4 का मतलब हुआ कि ये H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, मतलब आपस में ये 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन मिले हुए। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 2 में है ना, क्या है? पार्ट थर्ड में, पार्ट थर्ड में लिखे क्या क्वेश्चन नंबर 13 में। पेज नंबर आपका होगा यहाँ पे कितना, पेज नंबर देखिए 170। ओके, तो देखिए इसमें क्या है मेरे पास 13 में क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ इतना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कितना है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 25 मोल्स। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन O2। तो याद आपको इसके सीधे आपको बताए थे मोल, अगर ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हो या नंबर ऑफ एटम दिया हो, कुछ भी दिया हो, आपको इसका कैसे मास निकालेंगे। ठीक है, तो मास निकालने के लिए पहले आप मोल निकाल लीजिए। ठीक है, मोल कैसे निकालेंगे, इसको सीधे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके। ठीक है, तो पहले हम मोल निकाल लेते हैं, कितने मोल होंगे। मोल इक्वल टू होता है मेरे पास तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ये हो गया। वैसे आपको ऐसे देखिए इसको बनाने का बहुत सारे मेथड है ना, तो हम सारी मेथड आपको बताते हैं कैसे बनाना। इतने मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे वो निकाल लेते हैं। मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं, मोल ऑफ O2 दैट इज इक्वल टू कितने, गिवन मास या गिवन नंबर ऑफ एटम्स 1.2 इंटू 0.44 इंटू 10 पावर 25 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 पावर 23, ये हो गया आपको। अब देखिए ये तो आपको कट जाएगा यहाँ से यहाँ 2 टाइम में सीधे दिख रहा है, 23 नीचे में है, ये कट जाएगा आपको 10 पावर 2 बचेगा ऊपर में कट के। तो देखिए कितना हुआ 10 पावर 2 इंटू 2 कितना हुआ 200 मोल्स हो गए, है ना। ओके, अब आपको पता है कि 1 मोल का मास कितना होता है, मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, O2 में अब आपको पता है इसमें आप निकाल सकते हैं मास कैसे निकालते हैं। गिवन मास निकालने के लिए, मोल निकालने के लिए एक और फॉर्मूला आपको पता होगा, मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास, जो मास गिवन है अपन मोलर मास। ये आपको फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप बना सकते हैं इसको। तो मोल 200 हो गया इक्वल टू गिवन मास कितना है पता नहीं, ये एक्स मान लेते निकालना है। मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, O2 एटम का 32 होता है ना मोलर मास, O2 का 32 ग्राम पर मोल, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एक्स इक्वल टू आएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई करने के बाद 34 पे 20, ठीक है, सॉरी 64 पे 20, तो इतना ग्राम हो गया। इसको आप चाहे तो केजी बना सकते हैं, 6.4 kg दैट इज आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस टाइप से आप इसको मिला सकते हैं, बना सकते हैं। एक और आप प्रोसेस अगर चाहे तो बना सकते हैं यूनिटी मेथड से, लेकिन वो बहुत लंबा चलेगा आपको। ठीक है, देखिए
इतने मॉलिक्यूल्स का मतलब आपको ये पता होगा, ठीक है। इसको हम इरेज करके फिर से बता रहे हैं आपको दूसरे नजर से। कैसे आपको पता है Na क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर। एक Na में कितना होता है, 32 ग्राम होता है। एक Na का मतलब कितना, एक Na का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का जो या मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, इतने मॉलिक्यूल्स का जो वेट होता है ना वो होता है 32 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल के कितने वेट होंगे आप ऐसे निकाल सकते हैं, 32 अपन 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इतने होंगे। इसीलिए कितने का वेट पूछा, इतने का, तो 12.044 का वेट कितना होगा इंटू 10 पावर 25 का वेट, ये निकाल लीजिए आप। तो क्या होगा 32 बाई 6.022 इंटू 10 पावर 23 इंटू दैट इज व्हाट 12.044 इंटू 10 टू पावर 25। अब आप इसको कैंसिल कीजिए, ये फिर आएगा 10 पावर 2, ये कट जाएगा 2 टाइम में, मल्टीप्लाई कर लीजिए तीनों को, 6.4 kg फिर से आएगा आपको। तो आपको ये मेथड या वो मेथड दोनों में जो पसंद है वो बनाइए। इससे पिछला वाला मेथड जो है वो बहुत सारे सवाल बनाने में काम आएगा, ये सवाल आएगा, अगर कुछ और देता तो लंबा जाता है, ठीक है। इसलिए हम वो मेथड ज्यादा यूज करते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा फॉर्मूला थोड़ा सा याद रख लें, बाकी कुछ नहीं है सवाल में ना। ओके देखिए 14 में क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.5 मोल ऑफ अमोनिया। ओके तो देखिए कितना दे रखा है 1.5 मोल ऑफ अमोनिया। सिंपल सा बात है, अमोनिया के एक मोल में कितने एटम कितने मॉलिक्यूल लगे हैं ना, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, आपको एक बार पता है कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं अमोनिया का। 1 मोल ऑफ NH3 कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। एटम होता तो एटम पूछते, मॉलिक्यूल होगा क्योंकि आपको पता है 2 से ज्यादा एटम मिला हुआ है, यहाँ पे 2 एटम मिला हुआ है ना, यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा सीधी बात। ओके वैसे अमोनिया क्या होगा, अमोनिया NH3 होता है, ठीक है। ओके क्या आपको मॉलिक्यूल क्वेश्चन नहीं दे रखा, मॉलिक्यूल पूछा गया तब भी आप मॉलिक्यूल समझेंगे, ठीक। यहाँ पे 1.5 मोल में कितना होगा, क्या आपको पता है क्या करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा बात है। यूनिटी मेथड 6.022 into 10 to the power 23 इंटू होगा आपको 1.5, ठीक है। तो बस इतना मल्टीप्लाई कर देना। तो आपको मल्टीप्लाई करना, इससे इसको करना है तो क्या होगा 0 3 3 ये आपको 9 0, तो पॉइंट आना इसके बाद 4 ये होगा इंटू 10 पावर 3, इट मीन्स कितना 9.033 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला 15 में देखो, 15 में क्वेश्चन देखो तुम लोग, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। देखिए 10 ग्राम सब्सटेंस में कितने कैल्शियम कार्बोनेट होंगे, मास कितना है, गिवन मास 10 ग्राम दे रखा है। अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास पता है आपको, CaCO3 का मोलर मास ये होता है 100 ग्राम पर मोल, आपको पता होगा शायद, नहीं पता तो निकाल देते हैं। कैल्शियम का मास 40 होता है, कैल्शियम का मास ये 40, कार्बन का मास 12, O3 मतलब 48, इन सबको आप ऐड करेंगे ना तो 100 आएगा आपको, ठीक है। तो 100 ग्राम की बात हम करें तो इसका मोलर मास 100 ग्राम, तो हम नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास कितना 10 ग्राम है, मोलर मास 100 है, मतलब 1/10 मोल होगा आंसर। अगर पूछता फिर नंबर ऑफ एटम कितने होंगे इसमें, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो क्या करेंगे आप इसको मोल को सीधे मल्टीप्लाई कीजिए कितना एवोगाड्रो नंबर से, हाँ 6.022 into 10 power 23 है ना। तो नंबर ऑफ अगर क्वेश्चन में पूछता कि व्हाट आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 1/10 को मल्टीप्लाई कर लेते Na से, बात खत्म, आपको आ जाता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है कितने हैं। तो इस टाइप से ये बनेगा। अगर आपको लग रहा है थोड़ा फास्ट तो आप थोड़ा वीडियो स्लो कर लीजिए, ठीक है, और देख लीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं फिर।
16 में देखिए क्या क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 आर देयर इन इतना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, मतलब 1 पॉइंट O2 का दे रहा कितना 1.20 इंटू 10 टू द पावर 22 O2 मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या हुआ कि O2 के इतने मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, कितने मोल्स होंगे, ठीक है, पूछा गया, ठीक है। तो आपको पता है, सीधे आप निकाल सकते हैं मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपन या गिवन एटम अपन Na, ऐसा कह सकते हैं। मोल निकालने का दो फॉर्मूला होता है, इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, और गिवन एटम अपन Na कह सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर, या फिर गिवन मास अपन मोलर मास। पहले आप इसको क्या कीजिए, पहले आपको अगर इसको मास में कन्वर्ट करना है तब भी निकाल कर मोलर मास बना के मोल निकाल सकते हैं, या गिवन एटम दिया सीधे Na से डिवाइड कीजिए तभी मोल निकल जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। तो मोल निकालने में ये दोनों कुछ भी यूज कीजिए, तो क्या होगा, गिवन एटम, कितने एटम गिवन है 1.20 इंटू 10 टू द पावर 22, ओके। और Na कितने होते हैं 6.022 10 टू द पावर 23, ये तो कटेगा लेकिन एक 10 बच जाएगा नीचे में। और आप क्या कर सकते हैं, इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे में आएगा 100, और ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो 1000, ये 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 सेकंड ये भी कैंसिल, इट मींस व्हाट 120/6022 बचा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए क्या आएगा मेरे पास, तो आई थिंक ये आपको आने वाला 0.0, मेरे पास आंसर है इसका 0.019, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, मोल, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो आपको ये आएगा 0.019, ठीक है, कैसा आंसर। तो नंबर मोल्स कितने होंगे 0.019, है ना। इसको अगर और मतलब दो डिजिट में लिखना है तो 0.02 राउंड अप करके लिख सकते हैं ना, मोल, ये आंसर होगा, या तो ये आंसर होगा। आई थिंक ये हमको नहीं पता कौन आंसर है, देख लीजिए आपको क्या आंसर है। ओके, देखिए हम लोग जो केमिस्ट्री का पिछले टाइम क्वेश्चन किए थे 16 तक सब, उसके बाद आगे जो है आज हम लोग उसके बाद आगे लगाने वाले, ठीक है, उसका आंसर 17 में देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या दे रखा, ठीक है। 17 में दे रखा क्वेश्चन, इफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इज वेट्स 28 ग्राम, कैलकुलेट द मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम्स, ठीक है। द मोल ऑफ, ठीक है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का, ठीक है, 1 मोल का जो मास दे रखा मेरे पास, ये कितना मेरे पास 28 ग्राम दे रखा, ठीक है, ये 1 मोल का मास। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, मास ऑफ द 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। अच्छा, 1 मॉलिक्यूल का मास हमको निकालना है। देखिए 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं आप बताइए, पता आपको, हाँ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसका मास 28 ग्राम है। तो बताइए एक मॉलिक्यूल्स का मास क्या होगा, एक मॉलिक्यूल्स का मास क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ना, इधर आएगा मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 28/6.022 इंटू 10 पावर 23, इसको सॉल्व कीजिएगा, 10 पावर 23 ऊपर में जाएगा माइनस बन के 28/6.0 पॉइंट उड़ाइए, 3 जीरो आएगा ऊपर, है ना, 28 पे 3 जीरो लगा दीजिए, और ये 6022 हो गया, और ये 10 को ऊपर ले जाइए, आपको पता होगा कि ये नीचे में प्लस में पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको डिवाइड कीजिए तो आपको मिलेगा, ये करने के बाद 4.64 मेरे पास आंसर है, इसलिए 4.64 इंटू 10 पावर माइनस 23, ये हो जाएगा आंसर, इतने ग्राम मास हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राम एक मॉलिक्यूल का जो मास हुआ ना, एक मॉलिक्यूल का मास इतना ग्राम होगा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप की बात आपको समझ में आया होगा। 18 का हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखिए 18 में क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 34 ग्राम ऑफ सोडियम, 34.5 ग्राम। 18 में क्वेश्चन है 34.5 ग्राम सोडियम में कितने मोल होंगे, है ना।
ठीक है। सोडियम में पूछा गया मोल कितने होंगे, तो सीधा आपको पता है मोल का फॉर्मूला आता है आपको। मोल क्या, गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास ये 34.5। आपको पता सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23, तो 23 से आप डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट उड़ेगा, जीरो आएगा, ये कितना आएगा, एंड देख लीजिए 5 से तो करेगा, पहले 5 काट लेते हैं 1.5 आएगा और 5 काट लेंगे और 5 4 20, ठीक है, कितना 1.5 आ रहा है, तो ये आपको 1.5 मोल्स आ जाएगा, ठीक है, काटने के बाद आंसर, ठीक है। तो ये आई थिंक 1.5 मोल्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा 1.5 मोल्स। तो इतने ग्राम सोडियम में जो होगा ना 1.5 मोल्स होंगे, ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा। आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन में, देखिए 19 में देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे पास 19 में, व्हाट इज द नंबर ऑफ जिंक एटम इन अ पीस ऑफ जिंक वेट 10 ग्राम। ओके, तो 10 ग्राम के जिंक में कितने एटम होंगे जिंक का, ठीक है, जिंक के 10 ग्राम में कितने एटम होंगे जिंक का, ठीक है। आपको एक बात पता है कि जिंक का एटॉमिक मास दे रखा है 65 है ना, 65 जिंक का, ठीक है। तो आप एक बात समझ सकते हैं क्या कि एक मोल जो, जैसे पहले जिंक का हम मोल निकाल लेते, कितने मोल होंगे जिंक, ठीक है, मतलब जिंक का इतने ग्राम में कितने क्या है एटम पूछा है, तो पहले हम मोल निकाल लेते इसका, पता होगा मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपन मोलर मास 10 ग्राम अपन 65 ग्राम हम यूज करेंगे, इट मीन्स आपको कट के निकलेगा 2/13 मोल, तो 2/13 मोल हो गया। आपको पता है कि मोल से जब भी हम एटम निकालते हैं क्या करते हैं, एक मोल में कितने एटम होते हैं, 1 मोल एटम मतलब कितने एटम 6.0 10⁻23 एटम। वन मोल में देखिए कितने एटम्स होते हैं, कितने मोल हमको 2/13 मोल कितने होंगे, therefore 2/13 मोल की हम बात करेंगे, तो ये कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2/13, इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके आइए, आपको आंसर मिलेगा, मेरे पास आंसर है, और 9.2 इंटू 10⁻23, ठीक है, सॉरी 10⁻22 ये आएगा मेरे पास, क्योंकि इससे डिवाइड होने के बाद 13 है, ये ज्यादा है, तो डिवाइड होने के बाद एक पॉइंट खिसकेगा, तो ये मेरे इतने आएंगे क्या, इतने एटम्स आएंगे। आई थिंक आपको मल्टीप्लाई डिवाइड तो आता होगा, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, है ना, तो मतलब एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, तो 2/13 मोल में कितने होंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। जब भी आपको ऐसा दिया ना सवाल कि कितने एटम होंगे, कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, तो कोशिश कीजिएगा आप पहले मोल निकालेंगे ना, मोल निकल गया तो आगे आप बढ़ जाइए, कुछ भी निकालना निकाल सकते हैं ना, इजीली में आपको सारा चीज निकल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपके पास और भी मेथड है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल मेथड हमको लग रहा है। तो ये 20 में क्वेश्चन क्या दे रखा मेरे पास, कैलकुलेट द मास ऑफ इतना एटम्स ऑफ कार्बन 3.011 इंटू 10⁻24, इतने एटम्स का ऑफ कार्बन का मास क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो सिंपल सा बात आपको पता है ना, क्या करता हूँ सबसे पहले, क्या करें, इसका मास क्या होगा, तो आपके पास बहुत सारे फॉर्मूला है, सिंपल सा बात आप जानते हैं कि 1 मोल का जो मास होता है, 1 मोल मतलब क्या 6.022 इंटू 10⁻23 का जो मास होता है, इतने एटम्स का जो मास है, वो होता है कार्बन में 12 ग्राम, आपको पता है इतने एटम्स का मास होता है 12 ग्राम, तो ठीक है, एक एटम का मास कितना होगा वो आपको पता है, 12/6.022 इंटू 10⁻23 कर सकते हैं, इसलिए इतने का मास कितना होगा 3.011 इंटू 10⁻24 एटम्स का, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3.011 into 10⁻24, it will give you, कट के आएगा 0.99 समथिंग, है ना, कट के आएगा, कट जाएगा, ये 10 बचेगा इसके पास, ठीक है, और ये 2 टाइम करेगा आपको, और ये 6, तो 6 इंटू 10 60 है ना, आपको कितना मिला 60 ग्राम, आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है 60 ग्राम।
तो मतलब अप्रोक्सीमेट 60 ग्राम आएगा, ये आएगा आपको, ठीक है। इस टाइप से आप बना सकते हैं। आगे देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 लेते हैं। 21 देखिए क्या है, इफ 60 ग्राम जो है, इफ 60 ग्राम, ठीक है, ऑक्सीजन एटम कंटेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसमें क्या है 1 मोल है ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये बात आपको पता भी है ऐसा होता है। 16 ग्राम में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो क्या पूछेगा, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम का मास क्या होगा, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड आउट मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल सा बात है। 16 ग्राम कितने एटम का मास है, 1 मोल में कितने होते हैं, इतने एटम, इतने एटम का जो मास है वो है आपको 1 मोल मतलब 16 ग्राम है, ऐसा। तो आप निकाल लीजिए, एक का मास डिवाइड करके निकल जाएगा आपको, है ना। तो हम लिखेंगे सिंस 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स का जो मास होता है ये कितना आपको 16 ग्राम है, इसलिए 1 का निकाल लीजिए, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर 1 एटम का मास इक्वल टू क्या होगा 16 बाई 6.022 इंटू 10 पावर 23। आप इसको काट सकते हैं, कटेगा तो आपको क्या आएगा आंसर, कटने के बाद अप्रॉक्स कुछ ना कुछ आंसर आएगा 2.65 इंटू 10 पावर -23 आ जाएगा ग्राम। क्यों, तो देखिए ये ऊपर जाएगा, प्लस में माइनस आ जाएगा, ठीक है। और 16 को इसे डिवाइड कर लीजिए तो ये आपको अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। इतने ग्राम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पे देखिए क्या क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन इतना मोल ऑफ हाइड्रोजन। या ये तो बहुत आसान है, 0.25 मोल में ऑफ हाइड्रोजन, इतना मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे, ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक देखिए। तो 1 मोल में आपको पता है 1 मोल में कितने हाइड्रोजन के एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम होते हैं। तो इतने मोल में कितने गुना कर देना, देयरफॉर इन 0.25 मोल में ना 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 से डिवाइड हो जाएगा, 1/4 से डिवाइड होगा तो ये निकलेगा आपको 1.5 है ना, और इसके बाद आपको आएगा 1.5 के क्रॉस आएगा इंटू 10 पावर 23 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो इतने आपको ये मिलेगा, है ना, 1.50 के अप्रोक्स मिलेगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एटम्स होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 23 के क्वेश्चन में, देखते हैं 23 में क्या है क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन इतना एटम्स ऑफ फास्फोरस, ठीक है। आपको 12.044 मोल्स ऑफ फास्फोरस में कितने एटम्स होंगे, तो आपको फास्फोरस का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, फास्फोरस का आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो या सिंपल सा बात करें क्या क्वेश्चन में, ओके सॉरी मोल नहीं है, एटम्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन इतने इंटू 10 टू पावर 25 एटम्स, ओके। इतने एटम्स ऑफ फास्फोरस में, ठीक है, इतने जो है फास्फोरस के एटम्स है, इनमें कितने मोल्स होंगे, तो आपको पता है मोल का फॉर्मूला सीधे है, लगा लेंगे गिवन एटम अपॉन नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर, है ना। तो गिवन एटम्स क्या है, नीचे में एवोगाड्रो नंबर क्या है मेरे पास Na, तो ये तो Na आप लगा सकते हैं। गिवन एटम कितने हैं, ये 12.044 इंटू 10 पावर 25 डिवाइडेड बाई 6.022 10 पावर 23, ये तो कटेगा 2 टाइम में 10 पावर 2 बचेगा,
काटेगा, और ये काटेगा 2 बचेगा। 2 इंटू 100 मतलब कितना 200, तो ये आपको आएगा 200 एटम, ये 200 मोल्स, ठीक है। तो मोल आएगा 200, तो ये मैं आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। 23 के बाद बाकी 24 देखिए क्या क्वेश्चन, 24 ना, 24 में तो लोग क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन। 24 में मेरे पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ कलर फॉर्म वेटिंग 0.0239, ओके। तो इसका 1 ड्रॉप का मास है, कलर फॉर्म का 1 ड्रॉप का मास कितना 0.0239 ग्राम, 1 ग्राम है क्लोरोफॉर्म का। और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा गया, ठीक है, पूछा गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा, ये होता CH, ठीक है, CL3 आपको गिवन है, ठीक है यहाँ पे। और इसका जो है मास हमको पता ही होगा आपको, ठीक है। इसमें कार्बन का मास हमको पता होगा, कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1 और क्लोरीन का होता है 35.5। ये बात आपको पता है तो अच्छी बात है। अब एक ड्रॉप मतलब इतने ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये हमको बताना है। तो आपको सबसे पहले एक बात समझना है, ठीक है, कि इनका हम निकाल लेते हैं मोल, कितने मोल्स है ना। तो मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपन मोलर मास करके। तो मोलर मास निकालना पड़ेगा हमको पहले, मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का मोलर मास कैसे निकालेंगे, देखिए कार्बन का मास, यहाँ पे कार्बन का मास 12 हो गया, प्लस हाइड्रोजन का मास 1 हो गया, और क्लोरीन का 35.5 इंटू 3 ये हो गया। तो 12 प्लस 1 13, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना होगा 5.05 है ना, और ये आपको प्लस 13, तो आपको मिलेगा ये 1 क्या बोला, अच्छा मुझे 6 आ रहा है, मुझे एक अच्छा यहाँ पे ऐड कर लेंगे 1 3 और 4 2 6 एक्चुअली क्या है 12 प्लस 1 13, ठीक है, तो 4 2 6 आ रहा है 118.5 आ रहा है ग्राम पर। तो ये आ गया मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म 118.4, ये तो आ रहा है, ठीक है। तो मिस्टेक है क्या देखिए, तो इसमें नहीं था, मल्टीप्लाई कीजिए 3 5 50 कैरी ओवर 1 और 15 प्लस 1 16 कैरी ओवर 1, 6 9 प्लस 1 10, तो ठीक है 12 प्लस 1 13, ओके ठीक है, ये 1 1 सही आ रहा है 1 1 18। देख लीजिए प्रोग्रेशन जो भी है ना। अब क्या करना है, देखिए इतने ग्राम पर मोल मतलब 1 मोल का मास इतना होता है, 1 मोल का मास इतना, इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल सा कह दे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो मतलब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें जो है इतने ग्राम में है ना कितने मॉलिक्यूल होंगे 6.022 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जो मोलर मास होता है, ठीक है, उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। मोलर मास जो होगा, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल्स का, उसमें 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स ही होंगे, ठीक है, जैसे 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। इसलिए हमको कितना निकालना, कितना ग्राम, 1 ग्राम कितना होगा 6.022 into 10 पावर 23, ठीक है, डिवाइडेड बाय 118.5, ठीक है। उसके बाद हमको क्या निकालना, कितना ग्राम कितना होगा, देयरफॉर हम कह सकते हैं 0.0239 ग्राम की बात करेंगे। तो 6.022 into 10 power 23 divided by 118.5 multiplied by क्या होगा 0.0229। आप फ्रीक्वेंसी के लिए कितना होता है, तो काटने के बाद जो भी आएगा और 1.2 पॉइंट क्या
12.044 इंटू कर लीजिए, कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना है एक बार। तो इसको आपको अगर कैलकुलेट कीजिएगा कि आपको आएगा, ठीक है, 12.044 इंटू 10 पावर 19 मॉलिक्यूल्स। आपको ये यूनिटी मेथड समझ में आया? यूनिटी मेथड क्या है? देखिए आप ऐसे बताइए इतना ग्राम में इतने एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक में कितना होगा, इसलिए जो गिवन मास है इतने में कितना होगा। अगर अब ये आपको नहीं आया पता तो आप क्या कीजिए, मोल निकाल लीजिए। मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपन मोलर मास करके। गिवन मास क्या आपको? गिवन मास है ये, मोलर मास है ये, तो 0.0 ऐसे कर सकते हो, 0.0239 अपन मोलर मास, ये आ गया 118.5, ये मोल आ गया। अब मोल इंटू क्या करता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकालने के लिए मोल इंटू Na करते हैं ना। तो देखिए आप ये चीज तो है यहाँ पे, ये अपन ये देखिए, ये अपन ये इंटू Na है ना। तो आप ऐसे निकालिए या ऐसे निकाले, बात बराबर होगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 के बाद ना, ठीक है। तो 25 की बात करें, 25 में देखिए क्या, व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। 5 मोल की बात करेंगे। मोल में सोडियम कार्बोनेट होगा Na2CO3, तो इसका 5 मोल का मास क्या होगा? 1 मोल का मास पहले हम जानेंगे तभी तो 5 का निकाल पाएंगे। 1 मोल में सोडियम का मास कितना होता है? 23, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16। तो Na2CO3 का मास निकाल सकते हैं आप। Na2CO3 का मास निकालेंगे, सोडियम 23 गुना 2 प्लस कार्बन 12 गुना 1 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3, इतने कितना 46 प्लस 12 प्लस 48, तो ये 60 आ गया आपको। 60 प्लस 40 106, तो 106 ग्राम जो है पर मोल आ रहा है आपको इसका मास, ठीक है। मतलब Na2CO3 का मास की बात हम करें तो 106 ग्राम पर मोल आ रहा है, मतलब 1 मोल का मास 106 ग्राम, तो 5 मोल का मास निकाल सकते हैं क्या? देयरफॉर मास ऑफ 5 मोल, ओके, 106 इंटू 5 इक्वल टू 530 ग्राम। कितना ज्यादा है? ठीक, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, सही है आप लोग का। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 27, 26 छोड़ दे, 27। ठीक, 27 देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे पास। 27 क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इतना ग्लूकोज। तो इसमें कितना मोल्स हो, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात कर रहा है कि 100 ग्राम ग्लूकोज की बात करें, ठीक है, में कितने मोल होंगे। अच्छा, ग्लूकोज में सबका मास हमको पता है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। इसमें कितने मोल होंगे, तो पहले इसका मोलिकुलर मास तो निकाल ले हम। तो मोलिकुलर लिखेंगे हम, मास ऑफ C6H12O6, देखिए, ठीक है। आप लोग उसका सबको मास आता है, सबको C का मास, H का, O का आता पता है ना। टेंशन मत, गिवन एक एग्जाम है, ऐसा मत सोचिए, है ना, याद ही करना पड़ेगा आपको, है ना। हर चीज का मास आपको याद रखना पड़ेगा। कार्बन का मास, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन, है ना, तभी आपका सवाल सॉल्व होगा। तो कार्बन का मास कितना? 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए और 12 से कीजिए 72 प्लस 12 प्लस 96, कितना है आपको? 0 180, है ना। ठीक है, क्या देख लीजिए आप, 20 ग्राम पर मोल आ रहा है, ठीक है। 0.55, ओके। अब क्या करना आपको, निकालना है मोल। तो हम मोल कैसे निकालते हैं? मोल गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास 100 है, मोलर मास 180 है। अब निकालेंगे, जीरो जो करेगा मतलब क्या होगा, 5/9, तो उससे काटिए इसको, तो 5/9 कितना होगा? 0.55 है, तो मोल। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 0.55 मोल मेरा आंसर। आई थिंक आप लोग को ये बात समझ में आ रहा होगा ये कैसे आ रहा है, क्योंकि इसमें पहले जो फॉर्मूले लगे हैं
और थ्योरी में वीडियो जो बने थे वो आपने देखा है, तो ये आपको इजीली में बन जाएगा। ठीक है, एक 1 मोल है ना आयन में कितने आयन होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 आयन्स, है ना। 1 मोल आयन में भी इतने आयन होंगे। ठीक है, तो अगर हम कुछ भी बात करें 1 मोल की तो ये इतना ही होता है। ठीक है, नंबर में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ओके, इस टाइप से अगर आपको जब भी निकालना हो सवाल में तो आप सबसे पहले याद रखिएगा, मोल की हम बात करें तो कोशिश करेंगे कि निकालने का मोल क्या है, किसी भी क्वांटिटी में कितने मोल आ रहे हैं ना। तो अगर आपको मोल निकल के नंबर ऑफ मोल अगर निकल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, मोल अगर आपको पता है तो आप इससे कुछ भी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, एटम निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके Na से। Na मतलब एवोगाड्रो नंबर होता है जिसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। तो इससे मल्टीप्लाई करके आप किसी भी जो प्रेजेंट है एटम्स या मॉलिक्यूल्स को अगर निकालना चाहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में या एलिमेंट्स में, ठीक है, तो कितने एटम है वो निकाल सकते हैं, कि कितने मॉलिक्यूल्स है वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं आप, मोल निकाल लीजिए। मोल का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास। सर टाइम आप हो गया है, या कह सकते हैं इसको गिवन नंबर ऑफ एटम अपन Na एवोगाड्रो नंबर